तो चिल्ड्रन लाइक वी स्टडीड कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, स्केल ऑफ बिजनेस, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट। सिमिलरली आपको ज्यादा पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए या कम चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग योर कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट्स। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जिससे हम ये डिसाइड करेंगे दैट वी नीड मोर मनी और वी नीड लेस मनी। ऑल दीज पॉइंट्स हैव बीन कॉपीड अर्लियर आई सपोज। चलिए, कोलैबोरेशन लेवल। अगर बच्चों टोयोटा जैसी कंपनी ढेर सारी कंट्रीज में जाके कोलैबोरेट करती है, ढेर सारी कंपनी से इंडिया में कोलैबोरेट करती है, मारुति से भी, किर्लोस्कर से भी, hyundai से भी, तो दो चीजें हैं। इफ दे आर कोलैबोरेटिंग विद सच कंपनीज जिनके पास कार मैन्युफैक्चरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो टोयोटा को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, इजंट इट? बट अगर वो ऐसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें जिनके पास सो कॉल्ड कार मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस है एंड दे ऑलरेडी हैव ह्यूज मशीनरी, क्या टोयोटा का पैसा लगाना पड़ेगा? क्या टोयोटा को पैसा लगाना पड़ेगा? नो, टोयोटा वालों को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप दो तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। इफ टोयोटा कोलैबोरेट्स विद किर्लोस्कर मोटर तो उनका पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि किर्लोस्कर जनरेटर बनाता है, कार नहीं बनाता, उनके पास वो मशीन ही नहीं है। बट अगर टोयोटा मारुति के साथ कोलैबोरेट करेगा तो उनके पैसे कम लगेंगे, जैसे मारुति के साथ कर ही लिया उन्होंने कोलैबोरेट। छोटी कार्स के लिए दे डिपेंड अपॉन मारुति, और महंगी कार्स के लिए मारुति टोयोटा से खरीद के कुछ साल बाद अभी बेचने लग जाएगा। तो जैसे मारुति के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कोई गाड़ी नहीं है, बट हो सकता है 5 साल बाद आपको मारुति फॉर्च्यूनर नजर आ जाए। तो जो सस्ती गाड़ी है वो टोयोटा ने बनाना बंद कर दिया, दे बाय इट फ्रॉम मारुति, अपना ठप्पा लगाते हैं, 40-50 हजार रेट बढ़ाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना के बेच देते हैं। तो इन दोनों बातों का मतलब सबको समझ में आ गया? पक्का। किसी जमाने में इंडिया में हर बैंक के अपने एटीएम थे, तो क्या हर बैंक इतना रिच है बच्चों कि हर कॉर्नर ऑफ द सिटी पे एटीएम अफोर्ड कर ले? एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं एक प्लान लेके आया हर बैंक के लिए कि आपको अपने एटीएम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा एटीएम लगाऊंगा जो सारे बैंक्स को कनेक्ट करेगा। तो चाहे एचडीएफसी का कस्टमर हो, इधर आईसीआईसीआई और एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, वो मेरे सिंगल एटीएम से आके किसी भी बैंक का कस्टमर हो मनी विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है। तो हर बैंक पहले अपना एटीएम लगाता था। तो एक पर्टिकुलर चौराहे पे मान लीजिए 5 बैंक्स ने 5 एटीएम लगा दिए। अब इन 5 बैंक्स को उसकी कॉस्ट अफोर्ड करनी पड़ेगी, जगह का किराया देना पड़ेगा, एसी लगा एटीएम कैबिन में, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस देना पड़ेगा, गार्ड बैठाना पड़ेगा। और भाई हर बैंक के पास 200-400 कस्टमर्स थे। बट अगर इन सब के लिए 5 बैंक्स के लिए 5-5 एटीएम्स की बजाय मैं 4 एटीएम लगा दूं और सारे बैंक्स इससे कनेक्ट हो जाए, तो बैंक्स विल सेव ऑन और बैंक्स विल स्टिल बी स्पेंडिंग मोर चिल्ड्रन। सेव ऑन। खोपड़े में बात गई कि नहीं? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? हर स्कूल में एग्जाम होता है, हर स्कूल फोटोकॉपी मशीन खरीदे, हर स्कूल नेसेसरी स्टाफ रखे, हर स्कूल टाइम टेबल बनाए। तो अगर मैं स्कूल्स का एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन पोर्टल तैयार कर लूं जिसमें सारे स्कूल मेंबर बन जाए, कॉमन सिलेबस सबका हो जाए, राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी टिल क्लास 8th, यू कैन से 9, 10, 11, 12 में तो फॉलो करते हैं। अब इन स्कूल्स को हम एक सर्विस देंगे कि भाई आपको हम सिलेबस बना के देंगे, आपके टीचर्स उसी सीक्वेंस में सिलेबस पढ़ाएंगे। अल्टीमेट एडवांटेज सुनिएगा इस सिस्टम का, उसी सीक्वेंस से सिलेबस पढ़ाएंगे, एग्जाम डेट्स एकदम कॉमन होंगी, मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम होता है वैसे ही लोकल एग्जाम होगा, हर स्कूल का टाइम टेबल सेम, हर स्कूल को जो पेपर मिलेगा वो सेम। तो मान लीजिए एक स्कूल में एक क्लास में लेटेस्ट से 200 बच्चे हैं और एक सिटी में 50 स्कूल्स हैं, तो टोटल 10,000 स्टूडेंट्स हो गए। बच्चों का जो लेवल ऑफ कंपटीशन होगा वो बढ़ जाएगा, बच्चों को पूरे सिटी के लेवल की रैंक पता लग जाएगी। फिर ऐसे हम अपना बिजनेस सिटी से डिस्ट्रिक्ट और पूरे स्टेट में फैलाएंगे, फिर एक दिन ऐसे पूरे इंडिया में बिजनेस बन जाएगा। हम एक पैरेलल बोर्ड की तरह इंटरनल क्लासेस के लिए काम करेंगे। तो जो अच्छी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस बेंगलुरु में चल रही हैं वो लखनऊ तक आ जाएंगी, लखनऊ में कोई अच्छी एजुकेशनल प्रैक्टिस किसी स्कूल की होगी तो वो महाराष्ट्र में मुंबई की किसी स्कूल में चली जाएगी। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? अब स्कूल्स को फायदा क्या होगा? उनको फोटोकॉपी की मशीन पे 4-5 लाख रुपए खर्च नहीं करना पड़ेगा, कैपिटल बजटिंग है। उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो फोटोकॉपी का खरीदना पड़ता है, इंक, स्टाफ एंगेज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल ने कैलकुलेट किया एक एग्जाम का एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने से डिस्ट्रीब्यूशन तक कम से कम 30 रुपीज खर्च होते हैं, और मैं ये काम स्कूल को 5 रुपए में करके दूंगा। तो स्कूल के 25 रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? प्लस जो फोटोकॉपी मशीन पे फालतू के पैसे इन्वेस्ट करेंगे, दैट मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग न्यू क्लासरूम्स।
अगर एक स्कूल ने 5 लाख रुपए की वॉशिंग मशीन कह रहा हूँ, फोटोकॉपी मशीन खरीदी, और मान लीजिए 2 मशीनें खरीद ली एक बैकअप के लिए, हाउ मच डिड द स्कूल इन्वेस्ट? 10 लाख। 10 लाख रुपए में अगर वो क्लासरूम और फर्नीचर लगा दें उसके अंदर, तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बट क्या फोटोकॉपी मशीन से रेवेन्यू बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरह से पूरे इंडिया में सीबीएसई स्कूल्स का कॉन्ग्लोमरेट चलता है सहोदया के नाम से। कुछ स्टेट्स में, सिटीज में बड़ा एक्टिव है, कॉमन डेट्स पे एग्जाम होते हैं, क्लास 9th के बच्चों के, 8th के बच्चों के, 7th के बच्चों के, सबको कॉमन पेपर मिलता है, कंपटीशन बढ़ता है। किसी स्कूल में कोई टफ कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया तो दूसरे स्कूल में प्रैक्टिस शेयर की जा रही है। कुछ अलग तरीके का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा इन्वेंट किया दूसरे स्कूल ने, तो वो हमारे साथ प्रैक्टिस शेयर करेगा, हम उसको दूसरे करा देंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो दिस इज कॉल्ड एज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। खोपड़े में बात गई? पक्का? बैंक्स की आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। बैंक में बच्चों कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आजकल चलती है, और 90% बैंक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो एक ही है, फिनैकल। व्हाट? फिनैकल। और किसने बनाया ये एक्चुअली इन्फोसिस ने बनाया सॉफ्टवेयर। और ये सॉफ्टवेयर एचडीएफसी भी यूज करता है, पंजाब नेशनल बैंक भी यूज करता है, एसबीआई भी यूज करता है, सब यूज करते हैं। अगर ये सारे बैंक्स करोड़ करोड़ रुपए अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में खर्च करें तो उनका कितना प्रॉफिट गिर जाएगा? बट अगर इन्फोसिस इन सारे बैंक्स को सॉफ्टवेयर बना के दे, बट सर एसबीआई चाहता है कि हम थोड़ा सा एड ऑन कर लें चीजों को, तो इन्फोसिस उनके फिनैकल में उसको एड ऑन करके दे देगा। लेट अस से फिनैकल 2.1 एसबीआई के लिए, फिनैकल 3.5 एचडीएफसी के लिए। तो अब एक ही कंपनी जब सबको सर्व करेगी, तो उस कंपनी की तो कॉस्ट सॉफ्टवेयर पे सिर्फ एक बार आएगी, कुछ प्लस माइनस करके दूसरे बैंक को बेच देंगे। तो हर बैंक अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रखे या एक ही कंपनी से ले ले? एक ही कंपनी। हर बैंक हर शहर में अपने 50-50 एटीएम खोल रहा है, तो पता लगा 4 बैंक ने 200 एटीएम खोल दिए, और बिजनेस तो उतना था ही नहीं। तो अगर मैं 50 एटीएम से सारे बैंक्स को लिंक कर दूं, वो प्रॉफिटेबल होगा, और 4 बैंक्स ओपनिंग 200 एटीएम्स, दैट वुड बी प्रॉफिटेबल। मैं 50 बैंक्स के 50 एटीएम लगाऊं और सारे बैंक्स को उससे लिंक कर दूं, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या हर बैंक अपने 50-50 एटीएम खोले? हम एटीएम लगाएं और सारे बैंक्स को लिंक करते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो डेज वर देयर चिल्ड्रन, 90s में हर बैंक का अपना एटीएम होता था। आप एसबीआई का कार्ड लगाएंगे तो सिर्फ एसबीआई के एटीएम में, दूसरे एटीएम में वो काम ही नहीं करेगा। इसके बाद बैंक्स में आपस में कोलैबोरेशन स्टार्ट हुआ, भाई एचडीएफसी के एटीएम में जाइए और आप एसबीआई का कार्ड लगाइए, यू कैन विड्रॉ मनी। आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जाइए, यू पुट द कार्ड ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, यू कैन विड्रॉ मनी। बट अगेन 2-4 बैंक्स का कोलैबोरेशन हो, सबका नहीं हुआ। एज ऑफ टुडे क्या चल रहा है? ये एटीएम सो कॉल्ड मैनेज करने वाली कंपनी एक है, वो हर बैंक को सर्विस देती है। तो आप किसी भी दुनिया जहान के एटीएम में एज ऑफ टुडे चले जाइए, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, यू कैन विड्रॉ मनी, बट चार्जेस आर देयर। आई रिपीट, बट सर ऐसा क्यों है? भाई अब जिस एचडीएफसी बैंक ने 10 एटीएम लगाए थे, जिससे जगह किराए पे ली कि भाई हम 20 साल तुम्हारे एटीएम लगाएंगे, अगर अग्रीमेंट से डिनाई करते हैं तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कुछ जगह बैंक्स के अपने एटीएम्स आज भी चल रहे हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, तो वो कहते हैं कि हमारा कस्टमर आएगा तो विड्रॉल इज फ्री, हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बट दूसरे बैंक का कस्टमर आएगा, 10 रुपी पर विड्रॉल, 20 रुपी वगैरह वगैरह, इस तरह से हम चार्जेस देंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? सेम इज द केस विद कार कंपनीज चिल्ड्रन। कार कंपनीज, मारुति सिर्फ मारुति की गाड़ी बेचता है, दूसरे की नहीं बेचता। अभी कस्टमर मिल रहे हैं, बट कल को मारुति के भी कस्टमर थोड़े कम हो जाए, हुंडई के भी कम हो जाए, टोयोटा के भी कम हो जाए, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ प्रतापगढ़ जैसी छोटी सी जगह, मारुति का शोरूम वहां पे है, हुंडई का है, बट लेटेस्ट से होंडा का या टोयोटा का नहीं है, तो टोयोटा कह रहा है भाई हमारी गाड़ियां अपने शोरूम में रख के भेजिए। लाइक फिएट के इंडिया में पहले शोरूम्स थे, इनकी कार की सेल डाउन हुई, इन्होंने काफी शोरूम्स अपने बंद कर दिए, एंड देन दे कोलैबोरेटेड विद टाटा। तो टाटा के शोरूम में फिएट की गाड़ियां बिकने लग गई। अब फिएट को क्या एडवांटेज हुआ? महीने में इनकी 5 गाड़ी बिकती है बस। 5 गाड़ी बेचने के लिए बच्चों के शोरूम की कॉस्ट हम मैनेज कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो हमने कैलकुलेट किया कि भाई हमारी शोरूम की महीने भर की रनिंग कॉस्ट जो है दैट इज 1 लाख रुपीज, और 5 गाड़ी हमारी बिकती है, तो 20,000 रुपए पर कार इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग द शोरूम। टाटा वालों को कहते हैं हर कार पे 5,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे, और हमारी गाड़ी अपने शोरूम से बिकवा दो, तो उनका 15,000 रुपए तब भी बच जाएगा। शोरूम तो चलिए किराए पे है, वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट हो गया। फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, एसी खरीदना पड़ेगा, कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा बिलिंग के लिए, ये इन्वेस्टमेंट ही कम से कम 10 लाख रुपए का है। अगर दूसरे के शोरूम से बिजनेस करते हैं तो अपना 10 लाख बच जाएगा। सो पीपल अंडरस्टूड?
तो अगर आप ऐसे किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जिसके साथ सिर्फ आपका नाम जुड़ेगा बट मशीनें आपको लानी पड़ेंगी, कैपिटल बजटिंग हाई होगा। बट अगर ऑलरेडी उसके पास वो मशीन है तो कैपिटल बजटिंग लो हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, अपग्रेडिंग टेक्निक। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जो आउटडेटेड टेक्निक यूज करेंगी, कैपिटल बजटिंग विल बी लेस। और जो रेगुलरली अपग्रेडेशन करते रहते हैं देयर कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट्स वुड बी मोर। एक और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन, कोलैबोरेशन का और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्निक का। पहले कोलैबोरेशन की बात करेंगे, फिर अपग्रेडेशन की बात करेंगे। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट पीवीआर सिनेमाज, सुने बच्चों? अभी कुछ टाइम पहले ये जो पीवीआर सिनेमाज है, दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू पीवीआर आइनॉक्स। अब सर ये आइनॉक्स क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पीवीआर क्या है। किसी जमाने में बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था प्रिया एग्जिबिटर्स लिमिटेड। क्या नाम था? सॉरी, प्रिया डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड। और नहीं, प्रिया एग्जिबिटर्स, आई गॉट इट राइट, प्रिया एग्जिबिटर्स। और एक हुआ करता था विलेज रोड शो लिमिटेड। व्हाट? विलेज रोड शो। तो जो विलेज रोड शो वाले थे ये लोगों के सिनेमा थिएटर किराए पे लेके चलाते थे। जैसे आपने बच्चों ताज होटल्स का नाम सुना है? ताज की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो अपनी खरीदी हुई हैं, बट काफी जगह पे आपने करोड़ों रुपए लगा के एक बढ़िया सा 5 स्टार 7 स्टार होटल बना दिया, बट अब आपके पास उतना एक्सपर्टाइज नहीं उसको चलाने के लिए। तो ताज ग्रुप, वेलकम ग्रुप जिनका मुगल शेरेटन एंड ऑल है, ओबरॉय ग्रुप, अशोका ग्रुप, आप इनसे बात कर लीजिए कि भाई मेरे पास इतने एकड़ में फैली हुई एक प्रॉपर्टी है, मैं महीने का 5 करोड़ रुपए किराया चाहता हूं, साल भर का 60 करोड़। आप ईयरली एडवांस देंगे तो मैं 50 करोड़ में मान जाऊंगा, आप अपना नाम रख के यहाँ पे होटल चलाइए। तो आपकी ताज वालों से बात हुई तो उन्होंने ताज यूरेका करके होटल लॉन्च कर दिया। तो ये लोग होटल किराए पे ले लेते हैं, होटल किराए पे ले लेते हैं। अब इनको फायदा क्या है? इनको सिर्फ अपनी मैन पावर लानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, इनको कंस्ट्रक्शन में पैसा जीरो खर्च करना है। आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन में जीरो। लॉजिक समझ में आ गया? तो कैपिटल बजटिंग आपका रहेगा, वर्किंग कैपिटल इनका रहेगा, आपको किराया मिलता रहेगा और वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहां हल्दीराम का आउटलेट खुल गया, तो हल्दीराम के आउटलेट जिसने खोला उसको फायदा क्या है? उसको बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ फर्नीचर लगाना है थोड़ा सा और डे टू डे खर्चे मैनेज करने हैं। तो प्रिया एग्जिबिटर्स का क्या काम था? ये प्रोड्यूसर्स से अग्रीमेंट करते थे कि हम हर सिनेमा थिएटर में आपकी फिल्म की रील, पहले रील आया करती थी, जाके किराए पे देंगे और बीच में हमारी कमीशन होगी। जब से पायरेसी आ गई तो यूएफओ सिस्टम आ गया, सैटेलाइट डाउनलोड। अब जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वो कैमरे में रील नहीं चलती, पहले गोल गोल चक्के आते थे ना, अब वो नहीं चलता, अब वो सैटेलाइट से डाउनलोड करते हैं। पर डाउनलोड का पेमेंट आपको करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली इसका किराया होता है। तो इन दोनों ने सोचा कि भाई हमारे सिनेमा थिएटर्स हैं और हम प्रोड्यूसर से पिक्चर ला के किराए पे देते हैं, तो क्यों ना हम दोनों लोग मिल जाएं। 10% प्रॉफिट ये लोग कमाते थे, 25% ये कमाते थे। टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ जाती थी ऑडियंस के लिए? 35%। भाई हमने 1 करोड़ रुपए की शाहरुख खान की फिल्म ली और आपको 1 करोड़ 10 लाख में बेची। आप उस 1 करोड़ 10 लाख की फिल्म को 1 करोड़ 35 लाख रुपए में टिकट के बदले लोगों को दिखाते हो। अब मार्केट में कंपटीशन आ गया आइनॉक्स एंड अदर से। आइनॉक्स के अपने सिनेमा थिएटर्स थे, इतने ढेर सारे थे, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से किराए पे बात करते थे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। तो ये बन गया बच्चों प्रिया विलेज रोड शो। क्या बन गया? तो अर्लियर इट वाज प्रिया एग्जिबिटर्स एंड विलेज रोड शो, तो दोनों एक साथ हो गए। अब पीवीआर के बाद बहुत पैसा आ गया, इनकी दुकानदारी थोड़ी कम हो गई, तो पीवीआर ने इनको भी खरीद लिया। तो फायदा क्या हुआ? जहां जहां पीवीआर के थिएटर्स थे वहां स्टिकर ऐड हो गया आइनॉक्स का, और जहां जहां आइनॉक्स के थिएटर्स थे वहां स्टिकर किसका ऐड हो गया? पीवीआर का। तो पीवीआर को बिजनेस और बड़ा मिल गया। क्यों पीवीआर ने कोलैबोरेट किया इनके साथ? क्यों प्रिया एग्जिबिटर्स ने और विलेज रोड शो ने आपस में कोलैबोरेट किया? क्योंकि भाई कोलैबोरेशन से हमारी कॉस्ट कम हो जाती। जो हम अलग से एडवर्टाइजमेंट करके एक दूसरे की बेइज्जती करते थे, वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हमारी कम हो गई। समझ में आ गया? ब्रुक बॉन्ड चाय का नाम सुना होगा, लिप्टन चाय का नाम सुना होगा। ये दोनों कंपनी भर भर के तमाशा करती थी, एडवर्टाइजमेंट से एक दूसरे की बेइज्जती करती थी, और अल्टीमेटली फायदा कौन कमाता था? कस्टमर।
तो ये दोनों कंपनी आपस में कोलैबोरेट हो गई, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बन गई। तो जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, लगता है कि प्राइस वॉर हो रही है, हम सिर्फ नुकसान कर रहे हैं आपस में, तो कोलैबोरेट करके अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो जहां जहां ब्रुक बॉन्ड वालों ने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया था, लिप्टन वाले वहां घुस गए, और जहां जहां लिप्टन वालों का प्रोसेसिंग प्लांट और मार्केट से वहां पे ब्रुक बॉन्ड वाले आ गए। तो व्हाट हैपेंड, दोनों का बिजनेस इंप्रूव, क्योंकि कंपटीशन खत्म। जो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करते थे लड़ाई झगड़े में, वो पूरा खर्चा खत्म। अब बाघ बकरी चाय के साथ तो लिप्टन वाले कॉम्पीट करेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो पीपल अंडरस्टूड द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अपग्रेडेशन टेक्निक, अब पीवीआर को पता है कि वो रील वाला सिस्टम खत्म हो गया इंडिया में, अब चलता है सीधे सैटेलाइट डाउनलोड। तो पीवीआर आइनॉक्स वालों ने रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो शाहरुख खान की कंपनी है या करण जौहर साहब की जो कंपनी है, इनसे 50 करोड़ रुपए में फिल्म के राइट्स खरीद लिए। व्हाट राइट्स? रेड चिली वालों को 50 करोड़ रुपए दिया कि भाई हमको राइट्स दे दो, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने अनलिमिटेड डाउनलोड पीवीआर अपने थिएटर्स में और दूसरों को किराए पे करवा सकता है। अब अगर डाउनलोड होने के बाद पैसे आ गए तो भाई प्रॉफिट है, वरना लॉस है। तो अगर टेक्निक अपग्रेड नहीं करेंगे तो मूवी की पायरेसी होगी, पायरेसी होगी तो रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू कम हो जाएगा पायरेसी से? लोग घर में ही देख लिया करेंगे मूवी। समझना क्या? तो सिर्फ मूवी के राइट्स नहीं बिकते बच्चों, प्रोमो के भी राइट्स बिकते हैं। कितनी देर प्रोमो चैनल पे चलेगा इसका भी राइट बिकता है। ऐसे ही ओटीटी के भी राइट्स होते हैं, बट वो तभी हो गए जब अपनी टेक्निक को अपग्रेड करेंगे। अभी डिज्नी हॉटस्टार पहले फ्री में आता था, रिलायंस जियो के रिचार्ज के साथ फ्री था। आप साल भर का रिचार्ज करा लीजिए, डिज्नी हॉटस्टार साल भर के लिए फ्री मिल जाएगा। व्हाई दे यूज्ड टू गिव इट फॉर फ्री? आंसर आंसर अच्छा, इंग्लिश समझ नहीं, हिंदी में बोलता हूँ। क्यों फोकट में देते थे डिज्नी हॉटस्टार वाले अपनी स्कीम रिलायंस जियो के साथ? अच्छा, लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश नहीं समझते हैं, हिंदी छाप सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, भारतवासी हैं तो हिंदी वासी होंगे। हाँ, ताकि लोगों को आदत पड़ जाए। अब लोग ज्यादातर तो मोबाइल में मरे रहते हैं दिन भर, तो उन्होंने एक मोबाइल का प्लान लॉन्च कर दिया और मोबाइल के साथ साथ टीवी का भी प्लान लॉन्च कर दिया कि आप मोबाइल में भी समय बर्बाद कर सकते हैं और टीवी में भी। समझ में आया कि नहीं आया? पहले Amazon प्राइम मेंबरशिप थी, उसमें प्राइम वीडियो फ्री था, बट अब Amazon प्राइम अलग हो गया और प्राइम वीडियो। Why they did this? क्या फायदा? उस पे अलग चार्ज, इस पे अलग चार्ज। पहले लोगों को, मैं ये तो बोलते थे, मुंह नहीं लगा था, आंख नहीं लगी थी, तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई ओटीटी चैनल पे सो कॉल्ड मूवीज ज्यादा अच्छी आती हैं, एक्ट इज बेटर। वो मूवी थिएटर जाके देखना, बाल्टी खरीदना, सब खर्चे ज्यादा हैं, तो लोग धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहे हैं। तो कंपनीज को भी क्या करना पड़ेगा? अपग्रेड। आने वाले टाइम में मान ली लोग टैबलेट ज्यादा देखने लग जाएं, मोबाइल से पता लगा आंख खराब हो रही, दिमाग खराब हो रहा है, तो टैबलेट का एक अलग प्लान दे देंगे वो, या इनफाइनाइट डिवाइस का आपको प्लान दे देंगे। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज अपग्रेडेशन टेक्निक। तो उनको भी तो अपने बैकएंड में बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो इससे उनके पैसे बच्चों ज्यादा लगेंगे, कम लगेंगे? ज्यादा। तो टेक्निक अगर अपग्रेड होगी तो आपका कैपिटल बजटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर अपग्रेड नहीं हो रहा रेगुलरली तो कॉस्ट वुड बी लेस। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ। रतन टाटा जी ने क्यों खरीदी जैगवार लैंड रोवर चिल्ड्रन? जेएलआर क्यों खरीदा इन्होंने? यस, स्पीक लाउड। भाई एक तो वजह थी रिवेंज की, फोर्ड मोटर्स की कंपनी थी, एक बार बेचारों की हालत खराब हुई तो ये पहुंच गए थे फोर्ड मोटर्स के पास, तो उन्होंने कहा कि जब कंपनी चला नहीं सकते तो खुल गए ली, इनको बहुत गुस्सा चढ़ा, तो इन्होंने जैगवार लैंड रोवर, नंबर 1 रीजन इज रिवेंज की वजह से खरीदी। दूसरा, जो जेएलआर के डिजाइन हैं अब ये अपनी टाटा के व्हीकल्स में उसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे भी कोलैबोरेशन है चिल्ड्रन। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट डिजाइन, बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जैगवार के लिए काम करते थे, अब वो सारे के सारे टाटा के लिए काम करेंगे। मान लीजिए आप सड़क के किनारे चाय की दुकान लगाते थे और आप केबीसी खेलने चले गए, 4-5-7 करोड़ रुपए जीत के ले आए और आपने मैकडॉनल्ड्स खरीद लिया, तो जो मैकडॉनल्ड का बढ़िया किचनवेयर, प्रोसेसिंग, बिलिंग, सॉफ्टवेयर, मार्केट रेपुटेशन, गुडविल, डिलीवरी सिस्टम, ये सारा का सारा आपको फ्री में मिल जाएगा कि नहीं? तो आप अपनी चाय भी जो है वो मैकडॉनल्ड वाले सो कॉल्ड आउटलेट के हिसाब से बेचने लग जाएंगे। नॉट गेटिंग? नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? आपने हर मैकडॉनल्ड के स्टोर में अपनी चाय इंट्रोड्यूस कर दी,
चाय के साथ आप कचौड़ी भी बेचते थे, आपने मैकडोनल्ड में मैक कचौड़ी बेचनी चालू कर दी, मैक टी बेचनी चालू कर दी। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? तो कोई भी बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्यों अक्वायर करता है भाई? रीजन यही होते हैं कि हमें इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करने में सालों का एक्सपीरियंस लगेगा, कंपटीशन हम कभी बीट ही नहीं कर पाएंगे, तो इट इज बेटर कि चला चलाया खरीद लो, वो सारे प्रॉफिट्स आपको कल सवेरे से, सर सवेरे तो स्टोर बंद रहेगा, चलिए दिन से या शाम से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नॉट गेटिंग? तो मैकडोनल्ड हमेशा चाहता है, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो ऐसा फ्रेंचाइजे हैं, इन यूएस कि हम पिज्जा हट को खरीद लें, हम केएफसी को खरीद लें। नहीं समझ में आई बात? समझ में आएगी? स्टारबक्स का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? हाँ सर, स्टारबक्स क्या काम करता है? कॉफी बेचता है, चाय की दुकान ही तो है, मुन्ना चाय वाले की तरह। समझ में आ गया? रईस लोगों की चाय है, जैसे ब्रोकली रईसों की गोभी। तो अब स्टारबक्स टाटा वालों का ब्रांड है, समझ में आ गया? और पहले बरिस्ता के नाम से एक ब्रांड ये लोग चलाते थे, बरिस्ता इनका सस्ता ब्रांड था और स्टारबक्स महंगा। अब बरिस्ता खैर बंद हो गया इंडिया में, अब बरिस्ता के नाम पे बस कॉफी बेचते हैं बाजार में वो। ओके, तो अब स्टारबक्स के नाम पे लोगों को लूट मचाई हुई है, महंगी महंगी कॉफी पहनाते हैं लोगों को। और दी बेस्ट तो कभी आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पे कॉफी की टेक्निक मैंने देखी, ठेले पे बच्चों, वो 1 रुपए का पाउच होता है, झाड़ू लगी कॉफी होती है उसके अंदर, जो कॉफी प्रोसेसिंग प्लांट में झाड़ू में कॉफी निकलती है ना, उस पाउच में 1 रुपये का जो होता है वही भरी जाती है। हाँ, इट्स ट्रू चिल्ड्रन, इट्स हाईली ट्रू। बट अगेन वो भी अच्छी होती है, खराब नहीं होती, इसलिए नहीं कि मैं उसको कंज्यूम करता हूँ। वो छोटे से कप में उस कॉफी के सैशे को पोर कर देते हैं और हॉट मिल्क डाल देंगे ऊपर से, लोकल एस्प्रेसो कॉफी, लोकल एस्प्रेसो कॉफी, बट इट कैन नॉट बी मैच विद द क्वालिटी ऑफ दैट बॉटल्ड कॉफी। तो कॉफी जितनी महंगी होती है उसका ग्रेन उतना बड़ा होता है। तो स्टारबक्स में वो वाली कॉफी मिलती है, ओके, और बरिस्ता में थोड़ी सस्ती वाली कॉफी मिलती है। तो खैर बरिस्ता तो इनका ब्रांड बंद हो गया, तो टाटा चाहे तो अपने नाम से भी स्टोर खोल सकता है, बट स्टारबक्स इंटरनेशनल है, ताकि जो टूरिस्ट विदेश से इंडिया आए वो टाटा कैफे में बैठ के कॉफी नहीं पिएगा, बट स्टारबक्स में पिएगा। तो अगर किसी फॉरेन अमेरिकन टूरिस्ट को लेट अस से वाराणसी सिटी में पिज्जा हट नजर आ रहा है, मैकडोनल्ड नजर आ रहा है और पप्पू हलवाई का बर्गर सेंटर नजर आ रहा है, विल ही और शी बी सिटिंग एट पप्पू हलवाई कैफे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फेथ नहीं है उनके पास। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आप न्यूयॉर्क चले जाएं, वहां पे आपको मैकडोनल्ड का स्टोर भी नजर आ रहा है, पिज्जा हट भी नजर आ रहा है, और बगल में भाई हल्दीराम के कुलचे छोले, तो आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा? आप हल्दीराम के यहाँ ही जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो कोलैबोरेशन लेवल, तो जब हमें लगता है कि भाई हम कोलैबोरेट करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तो हम पैसा लगाएंगे और कोलैबोरेट करेंगे, तो इन दैट केस कैपिटल बजटिंग हाई होगी कि लो होगी? लो होगी। आप कोलैबोरेट करेंगे, कैपिटल बजटिंग हाई हो जाएगी। तो रतन टाटा जी के इकोनॉमिस्ट ने कैलकुलेट किया कि अगर हम जैगवार लैंड रोवर को 15-20 हजार मिलियन डॉलर वगैरह वगैरह हम खरीदते हैं, तो कम से कम 10 साल के अंदर हम इनके डिजाइन से अपनी कारों को अपग्रेड करके पूरा का पूरा पैसा कवर कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे? स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर आपने मान लीजिए पांडे जनरल स्टोर के नाम पे एक परचून की दुकान खोली है, प्रोप्राइटर श्रेयांश पांडे, समझ में आ गया, तो पैसे कम लगेंगे। बट पांडे पॉइंट के नाम से पूरे इंडिया में 12,000 स्टोर्स हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, वर्ल्ड वाइड मान लीजिए 1500 स्टोर्स हैं, दूसरे दूसरे प्लैनेट में भी स्टोर्स खुल गए, तो कॉस्ट वुड बी हाई, कॉस्ट वुड बी हाई। समझ में आया कि नहीं आया? जावेद हबीब का नाम सुना है? क्या है? नाई ही तो है, बट ब्रांडिंग इतनी भयंकर कर दी, 2-4 बार शाहरुख खान के बाल में कैंची क्या छुआ दिया, हाई फाई अथॉरिटी बढ़ गई। समझे कि नहीं समझे? पक्का? और अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन लो है चिल्ड्रन, स्केल ऑफ ऑपरेशन लो है, घर के बाहर ठेला लगा के पिज्जा बेच रहे हैं, तो कैपिटल बजटिंग क्या होगी? ठेला भी किराए का था 400 पर डे, अवन भी किराए का था, और सर बिजली वो तो कटिया मारी हुई थी, तो आपका पैसा भी कम लगेगा। टेक्नोलॉजी चॉइस, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब सब लोग जानते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं होगा तब भी 10th में पढ़ा होगा, मोर ऑफ मशीन एंड लेस ऑफ वर्कर्स। तो एलन मस्क की टेस्ला फैक्ट्री में बच्चों कैपिटल बजटिंग ज्यादा होगी या मारुति के प्लांट पे? टेस्ला में, वहां पे मेजॉरिटी मशीन रोबोटिक्स है, उसी से पूरा काम हो जाता है, बट मारुति एंड टाटा स्टिल डिपेंड मोर ऑन ह्यूमन बीइंग्स। गॉट इट क्लियर? तो लेबर इंटेंसिव है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी लेस, और कैपिटल इंटेंसिव है तो ज्यादा। ऑल्टरनेटिव फाइनेंस,
अगर आपको लग रहा है कि जमीन खरीदने में 50 करोड़ लगेगा और किराया है 2 करोड़ रुपए साल, व्हाट यू वुड डू? 50 करोड़ रुपए की लैंड आप खरीदेंगे फैक्ट्री के लिए, बट अगर किराए पे ले लेते हैं तो यू नीड टू पे ओनली 2 करोड़ रुपीज, व्हाट यू वुड बी डूइंग? आप किराए पे ही ले लेंगे। आपको लगेगा ये 50 करोड़ रुपए अगर बैंक में ही रख दें तो कम से कम साल भर का 6% के हिसाब से 3 करोड़ रुपए तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और किराया सिर्फ 2 करोड़ है। बेटर टेक इट ऑन हायर। समझे बात को कि नहीं समझे? नेचर ऑफ बिजनेस, ये तो इजी पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, कैपिटल रिक्वायर्ड वुड बी मोर, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा। और रिटेल बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी वेरी 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 लेस। समझ गए बच्चों? बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एप्पल की तरह, मोबाइल फोन भी है, लैपटॉप भी है, सब कुछ है। बट क्या सैमसंग इतना डाइवर्सिफाइड है? वो इससे भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। उनका टेलीविजन भी आता है, एसी भी आता है, रेफ्रिजरेटर भी आता है। धोबी लोग वॉशिंग मशीन का एग्जांपल देंगे बस, चलिए मान लेते हैं वॉशिंग मशीन भी आती है, ढेर सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो सो कॉल्ड सैमसंग हैज इन्वेस्टेड मोर मनी इन इंडिया और एप्पल चिल्ड्रन, सैमसंग ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? फाइनेंसिंग डिसीजन, कंपनी के लिए बच्चों डिबेंचर इश्यू करना अच्छा है या इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर। प्रॉफिट हो भी गया देन टू डिविडेंड देने का कोई गारंटी या कंपल्जन नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर पे अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको डिविडेंड देना ही देना है। समझ में आ गया? ये डेट में तैर रहा आदमी ऐसा लग रहा है वॉशिंग मशीन के अंदर है। ओके, चलिए। इसका तो मैंने आपको एक धमाकेदार एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था बच्चों। आप एक इन्वेस्टर हैं, कैसी कंपनी में आप पैसा लगाना चाहेंगे? वेयर देयर इज मोर ऑफ डेट लेस ऑफ शेयर्स, और मोर ऑफ शेयर्स लेस ऑफ डेट? मोर ऑफ डेट एंड लेस ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इश्यू करने में कंपनी को एडवांटेज क्या है कि भाई कभी हमें ये पैसा रिफंड लीगली नहीं करना, डिबेंचर्स का पैसा वापस देना पड़ेगा। गॉट इट क्लियर? शेयर्स पे डिविडेंड देने का कोई भी ऑब्लिगेशन मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है, बट डिविडेंड सॉरी डिबेंचर पे इंटरेस्ट प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको देना ही देना है। डिबेंचर होल्डर का प्रिंसिपल मनी रीपे होना ही होना है, शेयर होल्डर्स का प्रिंसिपल मनी रीपे नहीं होगा। कंपनी वाइंड अप भी हो जाए, डिबेंचर होल्डर का पैसा पहले देना पड़ता है, शेयर होल्डर का बाद में। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज बेटर चिल्ड्रन, इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड गेटिंग मनी, और इशूइंग डिबेंचर्स एंड गेटिंग मनी? इशूइंग इक्विटी शेयर। और इन्वेस्टर जो डरपोक टाइप का है, डिबेंचर, और चुलबुल पांडे टाइप इन्वेस्टर है तो इक्विटी शेयर। समझ में आ गया? सो सर इक्विटी और इसके डिफरेंसेस ये तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, शेयर्स डिबेंचर्स अकाउंटेंसी में, यू कैन इजीली डू इट, बट जिम्मेदारी निभा दूं जरा। हेयर द पर्सन बिकम द ओनर, हेयर ही बिकम्स अ लोनर। डिविडेंड मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, इन दलिद्रों को कोई वोटिंग राइट नहीं है। शेयर्स का कभी भी रिडेम्पशन नहीं होता, डिबेंचर्स का होता है। कॉस्ट चिल्ड्रन, डिविडेंड देना पड़ेगा, बट शेयर्स इश्यू करते टाइम बहुत आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, अपनी कंपनी को प्रमोट करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक को एक चीज पता है, इफ दे बाय शेयर्स दे आर नॉट सपोज टू गेट कंपल्सरी डिविडेंड। मिल भी सकता है और नहीं भी। डिबेंचर बेचने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, बिकॉज लोगों को पता है कि हमको इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, तो दे देमसेल्फ गेट अट्रैक्टेड विद द नेम डिबेंचर बीइंग अ कंपल्जन फ्रॉम द कंपनी टू पे देम इंटरेस्ट, इसलिए लोग इसको आसानी से खरीद लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि इक्विटी शेयर इज अ प्रोडक्ट विदाउट वारंटी, चाइनीज सामान, ले जाइए, चले तो चांद तक वरना शाम तक। गॉट इट क्लियर? बट डिबेंचर में इट्स अ गारंटी, इट्स अ गारंटी, लॉस भी हो जाए कंपनी अपने आप को बेच के पैसा देगी, बट देगी ही देगी। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्विटी एंड डेट का कॉम्बो। तो ध्यान से सुनिएगा, याद करिए बच्चों वो वाला एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, याद आया? देयर वाज अ कंपनी वाई, बीच वाली, जिसके पास सिर्फ इक्विटी था, कोई भी डेट नहीं था। व्हाट इट क्लियर? एक कंपनी थी जहां पे डेट भी था एक्स में और जेड में, और कैपिटल भी था, बट डेट की वैल्यू जेड में ज्यादा थी और कैपिटल की कम थी। तो कौन सी कंपनी तीनों में बेटर थी? जेड वॉज
बेटर। गॉट इट? अगले लेक्चर में इसको फिर से रिपीट करेंगे, बट आप एक बार उस एग्जाम्पल को जरूर देख लीजिएगा। आपने लिखा भी होगा अपनी कॉपी में, देख लीजिए अगर आपको कॉपी में कहीं लिखा हुआ वो मिल जाए तो। मिला सबको एग्जाम्पल? बस एक बार इस एग्जाम्पल को, आपका होमवर्क है, आप रीडअप करके आएंगे। और स्टार्टिंग में देखने में तो लगता है कि भाई वो कंपनी जिसमें सिर्फ शेयर्स हैं, डेट है ही नहीं, सारा प्रॉफिट इन्हीं को मिलेगा, बट लास्ट में रिटर्न देख लीजिए, दे गेट द लीस्ट। और सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिला? कंपनी हैड बोथ, बट डेट का प्रपोर्शन ज्यादा था, 20 लाख रुपए जेड लिमिटेड, और एक्स का कम था। गॉट इट? फाइनेंशियल रिस्क, ये तो सबको पता है भाई, कंपनी अगर इंटरेस्ट नहीं दे पा रही और आपका प्रिंसिपल रीपे नहीं कर पा रही, दैट रिस्क इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है, यस और नो? क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, एज वेल एज आपको प्रिंसिपल मनी रीपे भी करना पड़ेगा। गॉट इट? तो डेट बर्डन कब होती है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चों? अगर आप डिबेंचर इश्यू करते हैं तो आपको ये क्लियर है कि इंटरेस्ट जितना स्टेटेड है 6%, 7%, 8%, उतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना। बट अगर रिलायंस वालों ने 40% डिविडेंड अनाउंस कर दिया, क्या एयरटेल वाले 12% देंगे अपने शेयर होल्डर को? एब्सोल्युटली नॉट। बट डिबेंचर पे तो भाई जो हमने बोला हम प्रॉमिस अपना फुलफिल करेंगे, तो डिबेंचर इश्यू करना कंपनी के लिए सस्ता सौदा है। शेयर इश्यू करेंगे जितने ज्यादा, बाहरी ताकतों का आपकी कंपनी के अंदर इंटरफेरेंस उतना ज्यादा होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर एक्टिंग लाइक ओनर्स। they have the right to change the managing director by giving vote against the present director. बट क्या डिबेंचर्स के केस में डाइल्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दे आर द क्रेडिटर्स, जितना पैसा दिया उस पर सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। समझ में आया? तो शेयर होल्डर बुआ जी हैं, शादी के बाद भी घर में पूरा प्रकोप रहेगा। बुआ जी को वीडियो मत दिखा दीजिएगा, नहीं तो वहीं से चप्पल पल घूम के आएगी। बट जो डिबेंचर होल्डर है वो कौन है? हाँ, वो चाची है। अपने काम से मतलब रखो बस। समझ में आ गया? तो डिबेंचर होल्डर इज चाची एंड शेयर होल्डर इज बुआ जी। शादी भी हो गई, दूसरे घर चली भी गई, बट हर दिन सुबह शाम दादी माँ को फोन करके। समझ में आई बात? चलिए, how the shareholders of a company likely to gain with the debt component in the capital employed? What do you mean by trading on equity? तो अगले लेक्चर में मैं वो एग्जांपल फिर से डिस्कस करूंगा। तो शेयर होल्डर तभी गेन करेंगे जब डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा हो और कैपिटल का कम हो। व्हाट इट? तो आपको यहाँ पे सब लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए बच्चों, थर्ड सिचुएशन में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है। yes, थर्ड सिचुएशन में चलिए, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा बच्चों। ओके? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क।